कल वर्ब कर ली थी, क्या होती है, कहाँ यूज होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है। एक ट्रांजिटिव होती है और एक इनट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। नहीं होता। ठीक है, चलो। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पहचान लिए थे। ऑक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। फाइन। मोडाल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी पढ़ लिया था। मे के, शेल के, शुड के, कुड के मतलब जान लिए थे। और फाइनली लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। लिंकिंग वर्ब भी हो गया था, जो दो सेंटेंसेस को लिंक करता है। ठीक है, चलो। फिनाइट और इनफिनाइट, सॉरी, फिनाइट और फिनाइट से स्टार्ट करना था शायद। हाँ, फिनाइट और नॉन फिनाइट, ओके। फिनाइट वर्ब की बात करें तो क्या है? अ फिनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज रिफ्लेक्टेड और कंजुगेटेड to show agreement with its subject in terms of person, number, and tense. A finite verb functions as the main verb in a sentence and expresses a complete thought or action. कुछ नहीं है, फिनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको अपन गिन सकते हैं। तो फिनाइट वर्ब का भी मतलब क्या होता है? जिससे कंप्लीट एक्शन निकले या फिर कोई कंप्लीट मतलब निकले। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी वॉक्स टू द स्टोर, द फिनाइट वर्ब इज वॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनाइट वर्ब है वो क्या है? वॉक्स है। इसका मतलब कि वो एक्शन कर रही है, किसका? वॉकिंग का। कहाँ तक जाने के लिए? स्टोर तक जाने के लिए। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज दे वर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। यहाँ पर द फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस आर वर्क एंड स्टडी। फाइन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट बेसिकली समरी पढ़ लो। फिनाइट वर्ब्स आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली कोई करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। चलो, अब नॉन फिनाइट क्या होता है? Non-finite verbs are verbs that do not have a tense and do not function as the main verb in a sentence. ठीक है, इसका अपना कोई tense नहीं होता. They cannot stand alone as the predicate of a sentence, but they can be used with an auxiliary verb or a helping verb. The three main types of non-finite verbs are, और इसमें तो मैं इतना emphasize करूँ तो भी कम पड़ेगा। जेरोंड तो PYQ में इन्होंने मल्टीपल टाइम्स पूछा ही हुआ है। ठीक है, जेरुंड क्या होता है? नाउ, इन्फिनेटिव्स की अगर बात करें, दोज आर वर्ब्स दैट आर फॉर्म यूजिंग टू प्लस बेस वर्ड। कोई भी वॉक हो गया, टॉक हो गया, जंप हो गया। ठीक है, कोई भी बेस वर्ड। बेस वर्ड का मतलब जो एज इट इज यूज किया है। जेरुंड इंपॉर्टेंट है। टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज टू गो, टू ईट, to run. Infinitives can be used as subjects, objects, and complements in a sentence. For example, to swim in the ocean is my favorite activity. इसमें क्या बोल रहा है? इन्फिनेटिव्स जो है इसमें टू का यूज होगा और रूट वर्ड का यूज होगा। फाइन। नाउ जेरुंड क्या होता है? दीज आर वर्ब्स दैट एंड इन आई एन जी। वो सारे वर्ब्स जिनके बाद में आई एन जी लगता है उनको जेरुंड बोलते हैं। एंड फंक्शन एज नाउन्स इन अ सेंटेंस, और नाउन की तरह काम करते हैं, जैसे स्विमिंग, ईटिंग, रनिंग। जेरोम्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी। ठीक है, तो जिस भी वर्ब के पीछे आईएनजी लग रहा हो वो मेरा जेरोंड हो जाएगा। नाउ पार्टिसिपल्स की बात करें, दीज आर वर्ब्स दैट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। जो किसी की विशेषता बताता हो। विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं सेंटेंस में। डिस्क्राइबिंग अ नाउन, या तो नाउन की विशेषता या फिर प्रोनाउन की विशेषता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ईटन फूड हो गया, रनिंग शूज हो गए। तो क्या बता रहा है कि जो शूज है वो किस टाइप के शूज है? वो रनिंग करने के लिए शूज है। फाइन, चलो। Now participles can be formed using ing or ed endings, present and past participles respectively. For example, the swimming pool was sparkling in the sun. तो क्या हुआ? यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट है, जेरुंड। अगर आपके वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा तो मेरा जेरुंड काउंट होगा। ठीक है, और पार्टिसिपल का हमने मतलब पढ़ाई था, जिसके पीछे हेड लग जाए, ठीक है, HAD, या फिर प्लस आईएनजी लग जाए या फिर प्लस ईडी लग जाए, उसको बोलते हैं पार्टिसिपल्स। फाइन। नाउ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्विमिंग पूल वॉज स्पार्कलिंग इन द सन।
जरूर याद रखना, आएगा ही आएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, या दिख रहा है? चलिए, क्या बोल रहा है? Infinitive verbs are verbs that are not conjugated to show tense, person or number. They are often used with the word to and can function as noun. ये जस्ट हमने पढ़ा। जैसे कि to run, अब ये क्या हो गया मेरा? infinitive verb हो गया। ठीक है। There are two types of infinitive verbs: the present infinitive and the perfect infinitive. The main difference between them is the use of auxiliary verb have before the perfect infinitive. क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टू हैव, टू सॉरी, टू ईट, और मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा, टू हैव ईटन। तो फर्स्ट वाला जो है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट इंफिनिटिव का है, क्योंकि टू का यूज हो रहा है। सेकेंड वाला है वो परफेक्ट इंफिनिटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें टू हैव का यूज हो रहा है। फाइन। अब एक बार एग्जाम्पल पढ़ लो प्रेजेंट इंफिनिटिव के एग्जाम्पल। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड इट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द वर्ब टू। प्रीसीड का मतलब क्या होता है? किसी के पहले कुछ लगना। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, टू ईट, टू रन, टू ईट, टू सिंग। नाउ परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? जिसके पीछे हैव लग जाता है, जिसके पहले हैव लग जाता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंस बताओ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? मैं तो लेट जुड़ा क्या? मैं तो लेट जुड़ा था। जो लेट जुड़े थे, पास्ट लेकिन आज तो ये पढ़ा ही नहीं है, पहले पढ़ रखा है। जो जो पास्ट कौन सा? पार्टिसल्स जो पास्ट पार्टिसल्स होते हैं ना, उसमें हमेशा डी और ईडी लगता है वर्ड के पीछे। पार्टिसिपल तो यहाँ कोई वर्ड ही नहीं है, सही से बोलो। पास्ट ये रहा। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, हाँ वही तो बोल रही हूँ, पार्टिसिपल। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना आपने क्या बोला। मैंने अपनी गलतियां, पार्टिकल्स बोला। अपनी अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करो। अरे मैंने पार्टिसल, वॉट एवर। हाँ, जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो, उनके पीछे डी और ईडी लगता है वर्ड के पीछे। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी तो, अगर मैंने वॉक की वर्ड वो थर्ड फॉर्म बनाई तो उसके पीछे भी तो वॉक भी लगेगा। तो दोनों देखो, सेम ही बेसिक होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, उसके पीछे या तो डी ऐड होता है या फिर ईडी ऐड होता है। पास्ट पार्टिसिपल्स में भी होता है, लेकिन ये क्या है कि एक कोई न्यू वर्ड फॉर्म कर लेते हैं, कि अपना कोई न्यू वर्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ईट का अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल बनाऊं तो ईटन हो जाएगा, इस तरीके से। बाकी 90% सेम ही है, इतना ज्यादा इसमें डीप में मत जाओ अभी। नाउ परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज आल्सो ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। तो इंफिनिटिव में टू तो लगेगा ही लगेगा। जिसमें बेस वर्ड आ जाए वो आपका प्रेजेंट इंफिनिटिव हो जाएगा, और जिसमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आ जाए वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट इंफिनिटिव हो जाएगा। ठीक है। चलो, जैसे कि टू हैव रन, टू हैव ईटन, टू हैव sung. The perfect infinitive is often used to indicate completed actions or actions that took place before another action. जैसे कि some examples of infinitive in the sentence: present की बात करूं तो she wants to dance, और perfect की बात करूं he seems to have forgotten his keys. इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये बताता है कि कोई कंप्लीट एक्शन हो चुका है, या फिर ऐसा कोई एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले हो रहा है। फाइन। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जरूर की बात करते हैं। जरूर की बात करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस
ऐसा कोई वर्ड जिसके पीछे आईएनजी लग जाएगा और उस पूरे वर्ड को आप एज अ नाउन यूज कर रहे हो, वो आपका जेरुंड हो जाएगा कि आंख बंद करके टिक करके आ जाना। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आईएनजी इसमें ऐड हो रहा है और एज अ नाउन यूज हो रहा है। फाइन। तो ये तो मतलब कितने भी स्टार लगा लो इस पर, कम ही होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपका बेस वर्ड के पीछे आईएनजी लगेगा, और दूसरी कंडीशन, वो जो आईएनजी लगकर जो फाइनल टोटल वर्ड बना है वो एज अ नाउन यूज होगा। ठीक है। नाउ जेरोम्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन इंग्लिश। बहुत टाइप से यूज होते हैं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह भी यूज होता है। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ जेरोम्स इन अ सेंटेंस आर, स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फंक्शंस एज अ नाउन। ठीक है। तो यह क्या है, इस जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है। नाउ आई एंजॉय कुकिंग डिनर फॉर माई फैमिली। तो यहाँ पर कुक के पीछे आईएनजी लग गया एंड इट इज क्या बोलते हैं, वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। नाउ शी इज गुड एट सिंगिंग। अब इन दिस सेंटेंस सिंगिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एट। अब क्या होता है, ये जो एट है ना, ये प्रीपोजिशन है कि वो अच्छी है। किसमें अच्छी है, गाने में अच्छी है। नाउ माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग बुक्स। इस सेंटेंस में रीडिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है इसके मतलब इसके बाद में क्या आया है, रीडिंग आया है। नाउ gerunds are often confused with participles which also end in ing. However, the key difference is that gerund functions as a noun. So basically key difference क्या है कि आपका जो gerund होगा वो noun की तरह function करेगा, while a participle जो होगा, दोनों में participle और gerund में लास्ट में ing लगता है, बट जो gerund होता है वो noun की तरह काम करता है, जबकि participle होता है वो adjective की तरह या adverb की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग वाटर इज सूदिंग। इस सेंटेंस में क्या है, जो रनिंग है ना वो पार्टिसिपल है दैट मॉडिफाइज द नाउन वाटर। तो जो वाटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो रनिंग वाटर है ना वो सूदेंगे। फाइन। चलो, द एथलीट इज रनिंग इन द रेस। इन दिस सेंटेंस रनिंग इज द जेरून। यहाँ पे क्या है, रनिंग जो जेरून है दैट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट। जो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ऑफ द प्रीपोजिशन इन, जिससे पहले क्या लगा है, इन लगा है। फाइन। तो यहाँ पे रनिंग क्या हो गया, जेरून हो गया। ऑल्सो रनिंग किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फाइन। चलो, यहाँ पे आपका वो खत्म होता है, नाउन, सॉरी वर्ब। कोई दुख दर्द पीड़ा अभी तक? देखो, मैंने जो आपको सारी पीडीएफ्स भेजी है ना, उसमें वोकेबुलरी जो लिखी हुई है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब मैं वर्ड का मीनिंग तो कैसे ही बताऊंगी, है ना। तो बस उसमें वर्ड मीनिंग्स है, वो खुद से करो। बाकी देखते हैं और क्या बच गया। क्लॉज बच गया है। क्लॉज करें या फिर वोकेबुलरी करनी है थोड़ी सी? वोकेबलरी कर लेते हैं थोड़ी सी, ओके। कुछ नया हो जाएगा। ओके, चलिए भाई। इसमें 30 वर्ड्स हैं टोटल। फाइन। पहला है एंग्विश। ये तो कुछ वो ट्रिक्स के साथ में दिया हुआ है कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है। अब हम क्या कर रहा है कि इसमें इन्होंने एक वर्ड दिया है, उसके साथ साथ में एंटोनिम भी दिया हुआ है और साथ साथ में सिनोनिम भी दिया हुआ है। तो इससे सारी चीजें याद हो जाएगी।
वर्ड मीनिंग भी कवर हो रहा है, सिनोनिम्स भी कवर हो रहा है, एंटोनिम्स भी कवर हो रहा है, और क्या हो रहा है, स्पेलिंग कवर हो रही है, स्पेलिंग कवर हो रही है। देखो आपको ये तो मालूम है ना कि जो अपना इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, वोकेब्युलरी। दूसरा पार्ट होता है, वो होता है ग्रामर का। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है रीडिंग का। अब आपकी रीडिंग में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपकी रीडिंग में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि आ गए, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। फाइन। अब ग्रामर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, स्पीच, वर्ब, एडवर्ब, वो सारे 8 तरीके के। और उसके बाद ग्रामर में क्या आ जाएगा, आपके टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, और आपके ग्रामर में क्या आ जाएगा, क्लॉज, हाँ ये क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वोकेबलरी वाला पार्ट आता है। वोकेबलरी में क्या आ जाएगा, आपका सिनोनिम्स आ जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएगा। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आ जाएगा, स्पेलिंग चेक करने वाला आ जाएगा। अच्छा, एरर डिटेक्शन आ जाएगा ग्रामर में, ग्रामर में एरर डिटेक्शन आ जाएगा। फाइन। तो अपना बेसिकली 3 पार्ट्स में इंग्लिश का पेपर डिवाइडेड होता है, रीड करने वाला रीडिंग पार्ट, ग्रामर पार्ट, और फाइनली अपनी डिक्शनरी जो कि वोकेबलरी वाला। फाइन। चलो, बैक टू द टॉपिक। एक वर्ड होता है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है कोई कष्ट में होना। एंग्विश का मतलब कष्ट। जैसे यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, मुझ पे तो कभी काम करी नहीं, बट अगर आप चाहो तो ट्रिक को यूज कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ही दुख देते हैं या फिर बहुत ही पीड़ा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही एंग्विश देते हैं। राइट। अब एंग्विश के सिमिलर वर्ड्स क्या हैं, पेन, दुखना, ग्रीफ, इसका मतलब भी दुख, टॉर्मेंट इंपॉर्टेंट है, डेस्पेयर इंपॉर्टेंट है, मिजरी तो पता ही होगा। हम बोलते हैं ना कि मेरी हालत बहुत ही मिजरेबल हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम, व्हाट से, बहुत ही दुखदाई हो रही है। ठीक है, उस स्टेट को बोलो। फाइन। तो एंग्विश के जो सिनोनिम्स है वो क्या है, पेन में होना, ग्रीफ का मतलब जनरली आपने देखा होगा यूज करते हैं कि अपना दुख बताने के लिए, म्यूट हो आप, ठीक है, अपना दुख बताने के लिए। टॉर्मेंट है, डेस्पेयर है, ठीक है, मिजरी है। फाइन। तो ये सारे वर्ड्स है जो इसके सिनोनिम्स है। फाइन। चलो, अब उसके ऑपोजिट एंटोनिम्स का मतलब चीयर। हम बोलते हैं ना कि हम आज बहुत ही चीयरफुल मूड में है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही अच्छे मूड में है। तो कष्ट या फिर पीड़ा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चीयर। इसके बाद जॉय तो पता ही होएगा आपको, डिलाइट। डिलाइट से याद आया, एक एक खाने का ब्रांड है, उसके नाम में आता है डिलाइट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली वही होता है कि हमको खाने से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो खुशी से उन्होंने खाने को लिंक कर दिया। उसके बाद प्लेजर भी पता होगा आपको, फेलिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने एक वर्ड कवर कर लिया, एंग्विश। एंग्विश का फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग क्या होती है, ANGUISH। सेकेंड थिंग, मीनिंग क्या होता है, पीड़ा या फिर कष्ट होना। थर्ड थिंग, सिनोनिम्स क्या क्या है, पेन हो गया, ग्रीफ हो गया, और ये अपना टॉर्मेंट हो गया, डेस्पेयर हो गया, मिजरी हो गया। फोर्थ थिंग, इनके एंटोनिम्स क्या है, चीयरफुल या फिर चीयर, प्लेजर, हैप्पीनेस, डिलाइट, जॉय, फेलिसिटी, ये सब। ठीक है, तो 4 चीजें याद करनी है। पहली स्पेलिंग, दूसरी मीनिंग, तीसरी सिनोनिम्स, एंड चौथी एंटोनिम्स। फाइन। चलिए, दूसरा है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब आफत आ जाना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं नेचुरल कैलेमिटी। तो नेचुरल कैलेमिटी का मतलब नेचुरल आफत जो आती है, जैसे कि ये अपने वो गए तूफान, क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गई तो नाम, सुनामी, सुनामी हो गया, साइक्लोन, साइक्लोन, हाँ साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल कैलेमिटी है।
तो जो नेचुरली आपके पास जो संकट आ रहा है, जो नेचुरली आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, आफत आ रही है, उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्या है, कैलेमिटी। स्पेलिंग क्या है, CALAMITY। फाइन। सेकेंड थिंग, इसका मीनिंग क्या है, संकट या फिर आफत। थर्ड थिंग, इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स क्या है, डिजास्टर हो गया, हम ऐसे भी तो बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, सो इट इज द सेम थिंग। ब्लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो पता ही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, इन व्हील एंड वो, इन व्हील एंड वो, खुशी में और दुख में, तो वो का मतलब दुख होता है। उसके बाद स्करेज इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस तो पता ही होगा, नेचुरल क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी, सेम थिंग है, बस अलग अलग टाइम पे यूज होती रहती है डिफरेंट उसमें केसेस में। अब आते हैं उसके ऑपोजिट वर्ड्स में। तो संकट या आफत का उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। बून इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं ना दहेज प्रथा क्या है, उसमें डिबेट के टॉपिक में दहेज प्रथा, बैन और बून, है ना। तो बैन का मतलब क्या होता है, या तो संकट है, या फिर बून का मतलब कोई ब्लेसिंग है या कोई आपके आशीर्वाद टाइप में है। फाइन। उसके बाद बेनिफिट का तो मतलब पता ही होगा कि फ्रूट्स खाने से हमको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद गॉड सेंड, गॉड सेंड का मतलब भगवान का भेजा हुआ, ऐसे याद कर सकते हो आप। या फिर यहाँ पे नीचे ट्रिक तो दी हुई है कि मिट्टी काली हो जाती है सुनामी आने के बाद, ठीक है। तो ये इन्होंने वो एक ट्रिक दिया था कि जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो जो सुनामी अपनी नेचुरल कैलेमिटी में काउंट होती है। फाइन। चलिए, सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने न्यूज में भी देखा होगा कि कोई भी अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करता है, तो उसके न्यूज हेडलाइन के आगे लिखा हुआ रहता है कि शी सरमाउंटेड द माउंट एवरेस्ट। सरमाउंट का मतलब होता है किसी की चढ़ाई करना या फिर विजय पाना। अब देखो इसको सिनोनिम्स क्या होगा, विजय पाना का मतलब जीतना, विन, कनकर करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डिफेंस है, उन्होंने उस हिली एरिया को कनकर कर दिया। कनकर करने का मतलब उसको अपने अंडर ले लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। फिर सरपास इंपॉर्टेंट है। मास्टर तो पता ही होगा, विजय पाना है, किसी का मास्टर होना या किसी चीज में मास्टर होना। उसके बाद उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूज का मतलब खोना और फेल का मतलब अगेन उसका ऑपोजिट। चले नेक्स्ट पे, फोर्थ, झंझट, इम्ब्रोग्लियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्ब्रोग्लियो, झंझट या फिर कोई झगड़ा। अब ट्रिक क्या है, आई एम भाग लियो, तो भाग लियो से आपको इम्ब्रोग्लियो याद आ जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन देखकर। ठीक है, तो भागलियो का मतलब क्या है, इम्ब्रोग्लियो, और डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग है कि भागलियो का मतलब क्या होता है, जब ट्रबल आती है तो आप भाग जाते हैं। फाइन। ओके, इम्ब्रोग्लियो का स्पेलिंग याद कर लेना, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो का मतलब झगड़ा या फिर झंझट। इसके सिनोनिम्स, कोई प्रॉब्लम हो जाना, ट्रबल हो जाना, डिलेमा हो जाना, डिलेमा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाना, ये स्क्वेबल, स्क्वेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो झगड़े का उल्टा क्या हो जाएगा, सहमति होना मतलब एग्रीमेंट हो जाना। ईज का मतलब इजीली, आराम से। हार्मनी का मतलब ऐसे हम यूज नहीं करते कि UN, पीस एंड हार्मनी, है ना, जनरल न्यूज़पेपर्स में आता है। फिर पीस, सेम थिंग। फाइन। चलिए, दूसरा आपका वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब खलबली मच जाना या शोरगुल हो जाना। सिनोनिम्स क्या है, कंफ्यूजन हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, ट्रबल हो जाना या फर्मेंट हो जाना। फर्मेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटोनिम्स, उसका उल्टा जो वर्ड है वो काम रहना या फिर पीस रहना या फिर क्वाइट रहना। ठीक है, खलबली का उल्टा क्या होगा, जो शांति से रहेगा, तो भाई काम, पीस या फिर क्वाइट। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, ये न्यूज हेडलाइन है, एक्चुअल न्यूज हेडलाइन है। ठीक है, और ये PYQ भी है। क्या बोला था कि द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, तो पॉलिटिकल टर्मोइल आई हुई है मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, मतलब पॉलिटिक्स में खलबली मची हुई है आजकल। सो अगेन, काफी वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस देखकर भी समझ आ जाएंगे। अब ट्रिक क्या है, देख लेना ट्रिक अपने हिसाब से, मैं इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगी।
चलो, सिक्स पे आते हैं, मैंडेट। मैंडेट का मतलब आदेश देना। हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि तेरे लिए ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी कहाँ से निकला है? मैंडेट से ही तो निकला है। फाइन, ओके। अब देखो, मैंडेट नाउन की तरफ तरह भी हो सकता है और वर्ब की तरह भी हो सकता है। मैंडेट का मतलब क्या होता है? आदेश। लेकिन अगर आपने उसमें कोई क्रिया कर दी, मतलब आपने किसी को आदेश दे दिया, तो वो क्या बन गई? वर्ब बन गई। ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या है मैंडेट का? आदेश देना या फिर आदेश, ऑर्डर देना, कमीशन होना, डिक्री, डिक्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडिक्ट होना, फिएट होना, फिएट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन देना या फिर रूल करना। और एंटोनिम्स इसके जनरली इतने हैं नहीं, या फिर पीवाईक्यू के हिसाब से उन्होंने ऐड नहीं किए होंगे जिसकी पीडीएफ है वो। फाइन। चलो, अब ट्रिक क्या है उसकी? मैन को डेट पे जाने का आदेश मिला। ठीक है, तो मैन को डेट का मतलब मैंडेट हो गया, और आदेश का मतलब इसका मीनिंग, ऑर्डर, कमीशन, डिक्री, एडिक्ट, फिएट, डायरेक्शन या फिर रूलिंग। फाइन। चलिए, सेवन, ऑडेसिटी। हम बोलते हैं ना कि बच्चों की ऑडेसिटी देखो सामने बोलते हैं, इसका मतलब उनकी हिम्मत या फिर उनका साहस। सिनोनिम्स क्या हो गए? बोल्डनेस या फिर डेयरिंग हो गया, फिर ब्रेव हो गया, करेज हो गया, टेमेरिटी। ये सारे वर्ड्स तो आपने सुने होंगे, बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेवरी, करेज। टेमेरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली नहीं पता रहता हमको। टेमेरिटी का मतलब ऑडेसिटी। अब उसका एंटोनिम क्या हो गया? कोवार्डिस। कोवार्डिस का मतलब कायरता। मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं करती हूँ। कावर्ड, कावर्ड बेसिकली बोलते हैं कावर्ड। ठीक है, कावर्डिस या कावर्ड बोलते हैं। उसके बाद टिमिडिटी, हिम्मत का उल्टा। और फियर, हिम्मत का उल्टा। ठीक है, ट्रिक्स देख लेना अगर याद ना हो रहा हो तो। बाकी मुझे तो लगता है कि 5-6 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलो, प्लेथोरा। प्लेथोरा की मतलब का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, अधिकता या फिर किसी की बहुतायत। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, एक्सेस में, एक्सेस में वाटर हो जाना, या फिर वही प्लेंटी ऑफ वाटर या प्लेंटी ऑफ फूड का मतलब अधिक, मतलब काफी इनफ मात्रा में। उसके बाद ग्लट इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ पर नाइट्रोजन का अबंडेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है। फिर सल्फाइड इंपॉर्टेंट है। अब इसके एंटोनिम्स देखो, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब वो पड़ जाना, अकाल पड़ जाना किसी चीज का, या फिर लैक कर जाना, या फिर डेफिशिएंसी। हम बोलते हैं ना कि आयरन डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिशिएंसी का मतलब वो कम पड़ गया है। फाइन। चलिए, तो वर्ड क्या था अपना? प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब अधिकता या बहुतायत। सिनोनिम्स एक्सेस, प्लेंटी, ग्लट, अबंडेंस, सल्फाइड। और एंटोनिम्स स्कार्सिटी, लैक एंड डेफिशिएंसी। चलिए, फॉलीबल की बात करते हैं। अपूर्ण या फिर दोषपूर्ण होना। जैसे कि सिनोनिम की बात करें, इम्परफेक्ट होना, जिसमें दोष होते हैं वो इम्परफेक्ट ही तो होता है। या फिर एरेंट, एरेंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेल होना या फिर वीक होना। अब एंटोनिम्स इसका सिंपल सा है, फॉलीबल के पहले इन लगा दो, इनफॉलीबल। फाइन। चलिए, 10th पे आइए। डेकोरम। हम ऐसे बोलते हैं कि भाई जहां भी जाओ वहां का डेकोरम बना के रखो, मतलब वहां का जो तमीज है या वहां की जो शिष्टाचार है या वो सभ्यता है वो बनाकर रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी और इसमें अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रॉपर्टी, करेक्टनेस, प्रॉपरनेस, सेमलीनेस या फिर डिसेंसी बना के रखना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडेकोरम, इनडिसेंसी, इम्प्रॉपर्टी। फाइन। अब ये याद रखना, इन किसके आगे लग रहा है और आई एम इन किसके आगे लग रहा है। फाइन। चलिए, पूछो अब आप लोगों से। बताइए फिर। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। डिलाइट का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, ग्रेटफुल।
ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, बताओ टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? सर ये बता बता रहे दो हैं। कि ये पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंस में है। चलो नाइस, फिर बताओ। कैलेमिटी का, कैलेमिटी का एक सिनोनिम बताओ और एक एंटोनिम बताओ दोनों। सिनोनियम है इसका डिजास्टर। कैलेमिटी का मतलब डिजास्टर, ओके। और और एंटोनिम? एंटोनियम इसका हो जाएगा पीस हो सब, जाएगा, शांत। शांत, पीस, ठीक है। कैलेमिटी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई कष्ट या कोई आपदा आना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि मान लो कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, तो क्या हो जाएगी, किसी की ब्लेसिंग हो जाएगी। फाइन, ओके नाइस। चलो अब बताओ, सरमाउंट का मतलब क्या होता है? हाँ, सरमाउंट वो बताया था। हाँ, कोई भी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सफलता एग्जैक्ट, प्राप्त करना है, ऐसा कुछ। विजय एग्जैक्टली, विजेता बिल्कुल। प्राप्त करना। बिल्कुल, सफलता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना, जो आपको अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे वो याद कर लो। फाइन, चलो ठीक है। मान से बताओ इम्ब्रोवियो की स्पेलिंग और किसकी? मीनिंग की। आई एम आई, इम्ब्रो, IMBRO, ब्रोगलियो, GLIO। और मतलब? इसका मतलब सिचुएशन से भाग निकलना। झगड़ा झगड़ा। हाँ, आपने वो ट्रिक से याद करने की कोशिश करी है, बट उस ट्रिक को अप्लाई भी करना है सही से, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि झगड़ा। भाग लियो, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से भाग लियो, डिफिकल्ट सिचुएशन से भाग लियो। मतलब झंझट, कोई झंझट से भाग जाना या फिर किसी झगड़े से भाग जाना, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो बताओ, टर्मोइल का मतलब क्या होता है? हलचल। हलचल की, जरा शोर की। चलिए बताइए, फिएट का मतलब क्या होता है? क्या? फिएट। फिएट का मतलब होता है आदेश देना, ओके, नाइस। किसी को ऑर्डर देना। सर ऑडेसिटी की स्पेलिंग बताओ। गलत। ODAICITY। पेन नहीं चल रहा? वो चल रहा है। पेन नहीं चल रहा श्यामा।
स्पेलिंग। स्पेलिंग गलत है, सही करो, ठीक है। ऑडेसिटी AUDA से स्टार्ट होती है, AUDACITY, फाइन। चलो